अगर अवाम ने इस माह एहतियात कर ली तो कोरोना पर काबू पा लेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स से खिताब। माशी तबाही से कौमी सलामती को खतरात लाहक हो चुके हैं, एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के मामले का नोटिस ले लिया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने हुकूमत की कौन कौन सी कमजोरियों की निशानदही की। पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून माइजा हमीद से और पीपुल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से। And a very warm welcome to the show. वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के धमाका खेज इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि उन्होंने इस वक्त ये पेंडोरा बॉक्स क्यों खोला, वाई नाउ। वजीर आजम ने फिलहाल अपने वज़रा को पार्टी मामलात पर बयानात देने से रोक दिया है और उनके दरमियान सुलह सफाई भी करवा दी है। जो खबरें आई अंदरूनी उनसे यही पता चला कि एक दूसरे से शिकवे शिकायत करने के बाद ये बात तय पाई कि आपस में के इख्तलाफात बाहर नहीं किए जाएंगे। लेकिन क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक हो गया है, ये कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा। फवाद चौधरी ने सिर्फ पार्टी के अंदर लड़ाई की ही बात नहीं की थी तो हाईलाइट ज्यादा हो गई। उन्होंने कई दीगर अहम मसाइल की जानिब भी इशारा किया था जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ उनके मुताबिक तब्दीली नहीं ला सकी। उनके इंटरव्यू से कई अहम मसाइल सामने आए हैं, उन पर एक निगाह डालते हैं। पहला नुकता यह है कि पार्टी के अंदर पुराने नजरियाती रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात हैं। दूसरा मसला पार्टी के अंदर गैर मुंतखब मुशीर हैं जो पार्टी के नजरियात से मुताबिकत नहीं रखते, जिसकी वजह से मुशीरों और वुज़रा के दरमियान भी इख्तलाफात है। तीसरा मामला ब्यूरोक्रेसी का है जिसमें इस्लाहात नहीं हो सकी और ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को अपने इशारों पर चला रही है। चौथा मामला 18वीं तरमीम का है जिसकी वजह वजीर आजम से ज्यादा वजीर आला के पास इख्तियारात ज्यादा है। फवाद चौधरी ने इंटरव्यू में ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात ना होने का जिक्र किया था और कहा था कि डॉक्टर इशरत हुसैन 1968 से ये काम करे हैं मगर वो नाकाम है। प्रॉब्लम क्या है? आपकी पॉलिटिकल टीम जो है वो नहीं है, आपकी गवर्नेंस रिफॉर्म्स की टीम नहीं है, और जो है डॉक्टर इशरत हुसैन तो 1968 से ये काम बता रहे हैं, वो तो अगर लाना होता तो वो पहले ले आते। इस हवाले से सीनियर कॉलम निगाह इजहारुल हक ने लिखा है कि डॉक्टर इशरत हुसैन की इस हुकूमत में तैनाती के बाद इस कॉलम निगाह ने सबसे पहले यही बात की थी जो आज फवाद चौधरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ज़हनी तौर पर सिविल सर्विस के उस खास ग्रुप से बाहर निकले ही नहीं जिसमें वो 56 साल पहले उतरे थे। इस्लाहात की जो शक्ल भी वो पेश करेंगे उसमें ये खास ग्रुप ही गालिब रहेगा। ब्यूरोक्रेसी की जितनी मजबूत गिरफ्त इस अहद में है, गुज़िश्ता अदवार में शायद ही इसकी कोई मिसाल हो। इसकी एक झलक कल की उस खबर में देखिए कि एक ब्यूरोक्रेट ने मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 1 साल पहले रिटायरमेंट ली और फ़ौरन उन्हें सूबाई मुहतसिब के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। वजह जाहिर है कि अगर वो 1 साल बाद रिटायर होते तो ये असामी खाली ना होती। इस खबर का दर्दनाक हिस्सा ये है कि सूबाई मुहतसिब लगाने की मंजूरी वज़ीर आज़म ने खुद दी। कहतुर रजाल का ये आलम है कि खास फर्द को 1 साल पहले सिर्फ इस मनसब पर मुकर्रर करने के लिए रिटायर किया जा रहा है। क्या इससे ये नतीजा निकालना गलत होगा कि ब्यूरोक्रेसी जो कुछ सामने रखती है मंजूर कर लिया जाता है। 18वीं तरमीम के हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम जो वजीर आला वजीर आजम से ज़्यादा बाख्तियार है। लेकिन पहले ब्यूरोक्रेसी से आगाज़ करते हैं एंड आई स्टार्ट विद यू अंदलीब अब्बास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। फवाद चौधरी की राय अपनी सही, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के हवाले से फवाद चौधरी नहीं नज़र आ रहा है कि जो इस्लाहात आप करना चाहते थे वो शायद नहीं कर सके। इनफैक्ट ये वो एजेंडा था जो अपनी पहली मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर ने जर्नलिस्ट से की कहीं और की, उसमें बार बार इसका जिक्र किया, इसका ऐलान किया गया। बाद में ये भी बताया गया कि मुश्किल हो रहा है। क्या अब हम समझें कि अब ये एहसास कर लिया गया है कि नहीं हो सकती रिफॉर्म्स और इन्हीं ब्यूरोक्रेट से काम चलाना है? इसलिए यही ब्यूरोक्रेट्स है, 25 लाख है, 30 लाख है, जो भी है ब्यूरोक्रेट्स तो यही है। हाँ, ये बात जो है ये सब मानते हैं और ये बहुत ही बोल्डली मानते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी की डिटीरियोरेशन जो है पिछले 3 दहाइयों में बहुत ज्यादा हुई है। ब्यूरोक्रेसी को आदत है, पड़ गई है कि जी आपने लॉयल्टी टू द
नेशन नहीं, लॉयल्टी टू द पॉलिटिशियन एंड मिनिस्टर करनी होती है। वही आपकी ट्रांसफर करता है, वही आपको प्रमोट करता है, वही आपको लेके जाता है। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी जिसके बारे में सारी दुनिया में मशहूर था कि हमारे बड़े जबरदस्त ब्यूरोक्रेट्स थे, आप पिछले 10 साल से आर्टिकल्स देखती रही हैं, पढ़ भी रही हैं, हर बंदे ने ये कहा है कि देयर इज अ मार्क्ड डिटीरियोरेशन इन द कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी। बहुत से अच्छे लोग भी हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक कल्चर जो एस्टैब्लिश हुआ इन हुकूमतों की वजह से कि भाई आप हमारे जर खरीद गुलाम है, हम आपको चाहे अहद चीमा है या कोई और नाम है, आप हमें नवाजें तो हम आपको और आपकी फैमिलियों को नवाजेंगे। इस कल्चर ने मेरिट को तबाह किया, जिसकी वजह से अभी आ गया। लेकिन मैं दूसरी बात, पहली बात जो आपकी रिफॉर्म्स की है, प्रिया, मैं आपके प्रोग्राम्स में पहले भी आती रही हूँ और ये मैं आपको बता दूं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की जब गवर्नमेंट बनी थी हमारी, 5 साल हमने वहाँ गवर्नमेंट, तो मैं बहुत ज्यादा आती थी उसको रिप्रेजेंट करने, क्योंकि मैं उसमें उनके काम भी करी थी, रिफॉर्म्स पे भी और एजुकेशन रिफॉर्म्स पे भी मैं काम करी थी। पहले 2 साल क्या, पहले 3 साल आपके प्रोग्रामों में जितना क्रिटिसाइज किया गया हमें, खैबर पख्तूनख्वा में रिफॉर्म्स नहीं हुए, कोई चीज नहीं चेंज हुई, इंडस्ट्री बंद है, और जो नाम परवेज खटक के रखे गए और जो उसको कहा गया गुलजार साहब के तो वो नहीं है। मैंने खुद जब मैं आई तो मेरा ख्याल 1-2 साल बाद, आपको याद होगा वो DI जेल ब्रेक हो गई थी, उसके ऊपर राइट ऑफ कर दिया गया कि पुलिस रिफॉर्म तो हो ही नहीं सकते, ये एक फेल्ड गवर्नमेंट है। 2017 में जाके वही 4 साल बाद ये गवर्नमेंट को कहा गया कि मॉडल रिफॉर्म्स हैं, और इसका वर्ल्ड बैंक ने, UNDP ने माना, बाकी सारे जो थे सूबे उन्होंने इसको कॉपी किया। तो रिफॉर्म्स का प्रोसेस जो होता है ना, वो 3 वजूहात की बिना पे हमेशा क्रिटिसाइज होता है। 1, इट इज पेनफुल, 2 कि टाइम लेता है, और 3 जो एक स्टेटस को होता है वो उसको आगे। ये आपकी तमाम बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें आगाज तो नजर आए क्या कर रहे हैं तरीकेकार, जो उसमें जो खासतौर पे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, या उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उस पे सवाल था। बट इट्स गुड कि आपने ये वाली बात वाजे की है। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, मैं आपसे जरूर एक्सप्लेनेशन लूंगी। मुझे एक ब्रेक पे जाने दें, फिर दीगर मेहमान के आई कम बैक टू यू राइट आफ्टर। रहने की आदत है, उसकी वजह से ये आगे अपने मुस्तकबिल में भी गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं। यही फवाद चौधरी ने पॉइंट आउट किया तो उसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। बात यह है कि आप बार बार कह रहे हैं कि पिछले 30 साल का जो है आपके पास, आपके ऊपर मलबा है। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देख लें, किसी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में इन्होंने कोई काम अभी 2 साल में नहीं किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अगर ये अब ये कहें कि ब्यूरोक्रेसी में इशू है, ब्यूरोक्रेसी में कोई इशू नहीं है। पीपल हु आर रनिंग द शो, उनमें अगर प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली वो यही कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में इशू है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गलती करेंगे तो ऑब्वियसली कहेंगे उनकी टीम में कोई गलती है। सो मेरा पॉइंट ये है कि ब्यूरोक्रेसी ने इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करनी है जिस तरह लीडरशिप कहती है। अगर लीडरशिप ही गलत डायरेक्शन पे जाएगी तो ब्यूरोक्रेसी किस तरह रिफॉर्म, और अगर रिफॉर्म लाने भी हैं तो प्लीज हमें पिन पॉइंट करें कि कहाँ रिफॉर्म ला रहे हैं, किस तरह रिफॉर्म ला रहे हैं, और उनको डिबेट करें। अभी ये कह रहे हैं कि PIA में भी जो है ये लोग डाउन साइजिंग करना चाह रहे हैं या कुछ चीजें करना चाह रहे हैं, उनको भी आप असेंबली के प्लेटफॉर्म पे लाएं ताकि उनको डिस्कस किया जा सके। ये चीजें हमेशा पाक पे ब्लेम करने से आगे जो पाकिस्तान का हाल हो रहा है, कंसिडरिंग जो पेंडेमिक फैली, बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो ब्यूरोक्रेसी पर है, जिसका जिक्र किया अंदरीम डे, जिस पे अक्सर लोग बात करते हैं, आपकी नजर में ये मसला नहीं है? कम टू शमीला फारूकी विद द सेम क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी का मसला क्या है शमीला? ये पिछले 3 डेकेड्स का इशू है क्या? जो रिफॉर्म्स PTI समझती है, आप समझती हैं वो एसेंशियल हैं या हो सकेंगी भी? जी शुक्रिया फरीहा। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का मसला कुछ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर रवायती तौर पे हर्डल्स होते हैं, बॉटलनेक्स होते हैं,
और अक्सर हमने ये देखा है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सियासतदान नेक नियति से भी करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ फाइलों की नजर हो जाते हैं। लेकिन इस हुकूमत का मसला ये है कि इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाअहली जो है वो हर काम में सामने आई है। एक तो इनके पास किसी भी वजारत में कोई अहल इंसान नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इनकी अपनी किसी भी मामले में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। बात यह है कि जब तक वजीर एक सामने पॉलिसी नहीं लेकर आएगा उसकी वजारत नहीं चल सकती या उसका सेक्रेटरी आगे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। हर चीज के अंदर ये कमेटी बना देते हैं। इनका जो शेवा है वो ये है कि बहरान खुद ही पैदा करते हैं, फिर उस बहरान की तहकीकात करने के लिए कमेटी बना देते हैं और फिर उस कमेटी की रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक करके कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। लेकिन जो असल मसला है, जो बहरान पैदा हुआ होता है या जो एक इशू एट हैंड है ना, वो सॉल्व नहीं होता है। तो इस हुकूमत जो है, ये हुकूमत अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से एडहॉकिज्म पे चल रही है। किसी भी इशू को ये हल करने में नाकाम रही है। इसी तरीके से आपस में इनके अपने बहुत शदीद इख्तलाफात हैं और ये सिर्फ वफाकी काबीना की बात नहीं है। आप अगर KPK के काबीना में देख लें वहाँ झगड़े हैं, पंजाब की काबीना में देख लें वहाँ झगड़े हैं, इनके असेंबलियों में बैठे हुए मेंबरान के अंदर आपस में झगड़े हैं, ग्रुप बंदियां हैं, ये आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं। और जब ऐसा माहौल होता है तो फिर आप अवाम को डिलीवर करने से काफिर रहते हैं। आप और मैं या ये इनके जो कुछ चंद एक नुमाइंदे रह गए हैं जो टेलीविजन पे आके वो बेचारे क्या डिफेंड करें। मतलब इनकी तो गलती नहीं है ना। जिस वक्त जो लोग करता धरता है या जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं। या इनका एक बहुत पुराना शेवा है, ये कि माजी की हुकूमतों का मलबा है जो हमारे ऊपर आके गिरा है। लेकिन ना ये कह के आप अपनी जिम्मेदारी से बर्खास्त नहीं हो सकते। आपके पास 2 साल थे और उससे 2 साल से पहले जो है आप तो ये कहते थे कि जी हमारे पास हर चीज के लिए बड़ा माहिर मौजूद है, बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी मौजूद है। तो आप तो एक शैडो कैबिनेट बना के बैठे हुए थे। अब क्या हुआ? आप वजारतें चेंज कर रहे होते हैं, आप बाहर से आपने अनइलेक्टेड लोगों को ला के आपने अहम वजारतों के ऊपर लगाया हुआ। हेल्थ में आपके पास वजीर नहीं है, फाइनेंस में आपके पास वजीर नहीं है, तिजारत में आपके पास वजीर नहीं है। मतलब इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो जब आप अपने लोगों को इनकॉम्पिटेंट समझ के बाहर के इम्पोर्टेड लोगों को लेकर आएंगे तो किस तरीके से मामला चलेंगे? आपस में बहुत रंजिशें हैं। जो लोग इलेक्शन लड़के आए हैं उनको आपने अहमियत दी नहीं है, इत्तेहादियों को आप अहमियत नहीं दे रहे, इत्तेहादी आपके छोड़ के जा रहे हैं, ऑपोजिशन के साथ आपने जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं। तो आप देखिए ना, कहीं भी इस हुकूमत को ना किसी किस्म की सपोर्ट है। और फिर एक आदमी की अना, उसकी हट दर्मी और उसके गुरूर ने इस पूरी कौम को जो है एक तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि आप टस से मस नहीं होना चाहते। दुनिया के तिब्बी माहिरीन आपको कह रहे हैं कि जी आपको लॉकडाउन करना चाहिए, आपको इस तरीके से चलना चाहिए। लेकिन कोरोना के ऊपर हम डिस्कस करते हैं क्योंकि आज बड़ी डिटेल डिस्कशन इस पे की है प्राइम मिनिस्टर ने। सो वी विल पिक दिस अप इन द नेक्स्ट सेगमेंट। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी या दीगर मामला पे भी अंदरीब अब्बास साहिबा, दोनों मेरे पीपल्स पार्टी PMLN के मेहमान वो यही कह रहे हैं कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ द पास्ट। आपको अपनी पुरानी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भूल कर अब अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर देखना पड़ेगा। जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, इसका भी जिक्र शर्मिला साहबा ने भी किया, फवाद चौधरी साहब ने भी किया। क्या ये मसला है PTI का कि आपको लोग नहीं मिल रहे अपनी पार्टी में से, खासतौर पे इलेक्टेड लोग जिनको आप ड्यूटीज दे सकें? और आप उसके अंदर सारी फैसिलिटीज हो, आप शिफ्ट करते हैं, आप ऑपरेट करते हैं और आप शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक खंडर मिले जहां आपको रहने के लिए बेसिक फैसिलिटीज ही ना हो, जहां आपको पता है कि बीमारियां होंगी और जहालत होगी, तो फिर आपको पहले वो सारा करना पड़ता है। मेरी बात पूरी आप सुन लें फिर आप बोलना। मैं PIA का एग्जांपल देती हूँ। इन्होंने PIA की बात मेरे आती थी। मैंने पूरा एक कैंपेन किया था 3 साल पहले राइट टू इंफॉर्मेशन का, और मैंने ये खत लिखे थे गवर्नमेंट को। आपने इसको ब्रेकिंग किया था सबने। मैंने ये कहा था कि PIA का बेड़ा गर्क हो चुका है। नंबर 1, मैंने उसमें प्रूफ किया कि हिल्डर ब्रांड CEO जर्मन रखा गया है जो कि बैचलर्स भी नहीं है और जिसने आगे लोग रखे और एक जहाज पूरा गायब कर लिया है।
वो जहाज चोरी करके जर्मनी की म्यूजियम में दिया। सेनेट में इसमें डिस्कशन हुई, मैंने उसमें लिखा कि पीआईए के जो पायलट्स हायर किए गए हैं ये सब नवाजे गए हैं, बहुत सारे इसमें से। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने इस पे बात की, उनके दोनों भाई पीआईए में थे। जाद अजीम साहब को रखा गया एडवाइजर कोर्ट मार्शल पे, उनको निकाल दिया गया, वो तारिक अजीम के भाई थे। अब याद होगा हमने फिर आके कहा कि ये जितने भी पायलट्स हैं जिनकी डिग्रियां फेक्ड हैं, हमने उनको निकाला। मुशाहिदुल्लाह खान साहब की स्टेटमेंट है स्टैंडिंग कमेटी की कि बहुत ज्यादती है कि आप बेरोजगारी कर रहे हैं, इनको फेक डिग्रियों वालों को वापस लाए, और उन्होंने कोर्ट में केस करके उसमें स्टे लिया। अभी तो आप मेरी बात सुनते हैं, अच्छा, हमने क्या किया कि हमने उनको निकाल दिया, इन्होंने उसको स्टे लेके वापस किया। अब वो जो 262 पायलट्स हैं उनको हमने साइड पे किया हुआ है, उनको नहीं इस्तेमाल कर रहे। लेकिन आप देखें कि अगर आपने इससे पहले पीपल्स पार्टी में कैप्टन इजाज को बना दिया सीएम। कैप्टन इजाज का मेरिट क्या था? जरदारी साहब के बेस्ट फ्रेंड थे। अब अगर आपने एक इदारा 500 बिलियन लॉस के बाद वहां उनके 11 डायरेक्टर्स थे जिनको निकाला है, उनमें से 7 अंडर मैट्रिक थे। इन्होंने मिलके 30 साल, ये जो हादसा हुआ है ये कोई आज का हादसा नहीं है, ये वो हादसा है जहां इन्होंने लोगों को अंडर मैट्रिक फेक डिग्रियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भरा है। अब अगर आप समझती हैं कि हम पूरा पीआईए खाली करके और उसके बाद उसको एक टिच बटन के साथ दोबारा ठीक कर लेंगे, जो इन्होंने इतनी मेहनत से 40 साल में तबाह किया है, तो इसमें से एक भी फैक्ट गलत है। मैं चैलेंज करती हूँ क्योंकि ये सेनेट में और लेकिन दावा भी आपने किया था ना साहिबा, यू गाइस आप पहली दफा देखें पीआईए ने पहली दफा ब्रेक इवन किया है, पहली दफा दिसंबर तक ब्रेक इवन किया है। ये हमने आके उसमें चेंज लाया, पहली दफा हमने फेक डिग्रियों वालों को निकाला है, ये तो वापस ला रहे हैं, ये तो कोर्ट में केसेस कर रहे हैं। तो जो ये इन्होंने किया, फिर पाकिस्तान स्टील मिल में आपको याद होगा खाकान अब्बासी ने क्या कहा, उसने कहा मेरे से पीआईए ले लो, मैं पाकिस्तान स्टील मिल मुफ्त दे दूंगा, बाय वन गेट वन फ्री। ये मिफ्ता इस्माइल ने कहा था, मिफ्ता इस्माइल, लेट मी टेक अ ब्रेक, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी थे। सो केस स्टडी उन्होंने बताई है पीआईए की अंदरीब ने, इस पे पूछेंगे फ्रॉम माइजा एंड शर्मिला फारूकी राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आज प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खिताब किया, उन्होंने भी ये बात कही कि पिछला जो डैमेज है उसको देखकर हमें असेस किया जाए। कुछ बातें उन्होंने ये की, अगर आपकी ग्रोथ रेट 5% है मगर आपने अपनी बरामदात कम कर लें तो आप उसको मुस्तहकम नहीं कर सकते। कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक गुर्बत की लकीर कम ना हो। कंपैरिजन किया प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान और इंडिया का, लॉकडाउन के हिसाब से फलाही रियासत की तरफ जाएंगे। अब तक हम 200 पनाहगाहें तामीर कर चुके हैं, मजदूर की रिहाइश और खुराक का मसला हल करेंगे। हम पनाहगाह को पूरे मुल्क में फैलाएंगे, फाटा को पूरी एलोकेशन और बलूचिस्तान को रिकॉर्ड फंडिंग फराहम करेंगे। सो कुछ फॉरवर्ड मूविंग प्लान भी हमने देखा है आज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मायजा हमीद साहिबा, आप कह रही हैं कि पास को भूल जाएं, लेकिन अंदरीब अब्बास साहिबा ने अभी एक टेस्ट केस बताया आपको पीआईए के हवाले से कि वहां पर जो भर्तियां थी वो किसने की थी। मैं ये कह रही हूँ कि पास में आप जिस चीज की आप बात देखें, कोरोना वायरस तो अभी आया है ना, पास में तो नहीं आया था। अब आप उसको मिस हैंडल करेंगे और उसका इल्जाम लगाएंगे पास गवर्नमेंट पे, तो क्या यू विल लुक लाइक अ फूल। तो बात ये है कि मैं ये इंक्वायरी कराई है, तो पीआईए की इंक्वायरी करा के ये जो है इनको चाहिए ना, जिन लोगों को ये रिपोर्ट में लोग सामने आते हैं उनको फिर सजा दें, मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ देम। तो फिर अगर ये चेंज ला रहे हैं या तब्दीली ला रहे हैं, तो तब्दीली का तो मतलब यही है ना कि जब आप शुगर माफिया या आटा माफिया की रिपोर्ट आती है, तो जो आपके टॉप फ्यू नेम्स होते हैं उनको आप बचा लेते हैं, इंस्टेड कि आप उनको सजा दें, या आप आपकी कैबिनेट में बैठे होते हैं। तो सिस्टम तो इस तरह खराब होता है ना। आप अपनी केस स्टडी की बात ना करें, आप प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएं कि क्या लिए। जब हमने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात की थी या स्टील मिल की बात की
थी, उस वक्त आप लोग ऑपोजिशन में थे और आप लोगों ने इसकी सख्त जो है मजम्मत की थी और आपने बहुत शोर मचाया था। तो अब आप और जब आप कंटेनर पे खड़े थे या इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि हम 2 सालों में ये सब कुछ करके दिखाएंगे जो पिछली हुकूमतें 30 सालों में नहीं कर पा रही। तो अब वेयर आर दीज प्रॉमिसेस? और ये अब केस स्टडीज के अंदर शामिल करें या आपकी भी एग्जाम्पल केस स्टडीज के अंदर शामिल करें कि आप लोगों से कुछ नहीं हो रहा, आप सिर्फ वादे करके लोगों से वोट लेने आए थे। देखिए, मैं तो अवामी बात करूंगी, केस स्टडीज से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने से ही रिफॉर्म्स होते हैं और हमें किसी जगह भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नजर नहीं आए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए तो PMLN की हुकूमत में हुए। अब अगर आप बार बार ये जो 30 साल की राम कहानी जारी रखेंगे तो कौन सा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है आपकी गवर्नमेंट में? देखिए, इंस्टीट्यूशन, देखिए पुलिस रिफॉर्म्स का तो आपको पता ही है KPK में क्या हुआ था। आप मुझे बता दें, उसमें कोई उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन आप ये कह रही हैं कि ना वो कर सके रिफॉर्म, ना हम कर सके, कोई नहीं कर सका। हमें तो आप ब्लेम करते हैं ना, आप तो कहते हैं कि हम लोग हमें तो करप्ट भी कहा गया, हमें तो कहा गया कि हमने 30 साल में सिस्टम भी खराब कर दिया। तो आपने जो 80 साल सिस्टम कौन सा ठीक कर दिया है, कौन सा ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया है जिसको हम अप्रिशिएट करें या कहें कि ये काम हो चुके हैं और ये चीजें जो है वो मैनेज हो रही है प्रॉपर्ली। ओके, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। रिफॉर्म्स की बात हुई, 18th अमेंडमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म समझने जो यकीनन बहुत बड़ा स्टेप था पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ, उस पर क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने? लेट्स वॉच इट। तो क्या अब ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ हम चले गए हैं? लेकिन अगर आप इतने एडवाइजर्स होंगे, हमारे इतने ऐसे PMs होंगे और इलेक्टेड लोग जो है वो मुंह देख रहे होंगे एक दूसरे का और वो किसी भी जो है वो की फैसलों में डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होंगे, तो जाहिर है फिर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। अभी इशू ये है, देखें, हमें एक इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की जो नाकामी है वो एक इंडिविजुअल की नाकामी नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी की एक ख्वाहिशों का दारोमदार है, वो एक मदारुल महाम है पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशों के। शर्मिला फारूकी साहबा, क्या 18th अमेंडमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर का दायरा इख्तियार इतना महदूद हो गया है कि वजीर आला के इख्तियारात ज़्यादा हैं और ये सिस्टम मुश्किल है पाकिस्तान में चलने के लिए? फरिया, देखिए मसला पता है क्या है कि इन्होंने 18वीं तरमीम पढ़ी ही नहीं है और 18वीं तरमीम अगर ये पढ़ लें, मैंने पहले कहा ना कि इनके अंदर नाअहली जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। कोई भी चीज़ अगर किसी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट ने की है वो इनको नापसंद है और इनको किसी ने बता दिया होगा वज़ीर आज़म साहब को कि सर आपके पास तो पैसे ही नहीं बचते, वफाक के पास सूबे आपसे ज़्यादा बाख्ते आ रहे हैं। तो वज़ीर आज़म क्योंकि इतने अनापरस्त हैं और इतना उनके अंदर घमंड है कि उनको ये बात पसंद नहीं आई होगी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म के पास सारे इख्तियारात हैं। आपको मालूम होगा फरीहा, और आप उस पूरे सिलसिले में बराबर की शरीक रही हैं एज अ मीडिया पर्सनल, जब जनरल मुशर्रफ 18वीं तरमीम के से पहले उनके पास तमाम इख्तियारात थे और जब आसिफ अली जरदारी साहब आए तो 18वीं तरमीम के तहत उन्होंने तमाम के तमाम ये इख्तियारात जो है वजीर आजम और पार्लियामान को मुंतकिल किए। बेसिकली ये आपने सही रिमाइंडर दिया कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही से हम इस तरफ आए थे एंड नाउ PTI's गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये सिस्टम गलत है, तो वी विल बी गोइंग बैक टू दैट टाइम। बट शर्मिला, यहाँ पे ये भी बता दें कि फिर इसको आगे भी तो लेके जाना था। मसला, ये बात सही करते हैं फवाद चौधरी साहब, ये जो दीगर लोग हाईलाइट करते हैं कि जब आपका पैसा सूबों पे चीफ मिनिस्टर के लेवल पे आके रुक जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में या काउंटीज में या आपकी नीचे के लेवल पर नहीं जाएगा जैसे कि होना चाहिए जमहूरियत में, तो फिर क्या इसका पूरा फायदा नहीं होगा जो होना था 18वीं तरमीम में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने अब भी बहुत सारी ऐसी वजारतें रखी हुई हैं जस्ट टू प्लीज द क्रूनीज और अपने लोगों को वजीर बना के बिठाने के लिए, जो सूबों को मुंतकिल हो चुकी हैं।
फॉर एग्जाम्पल हेल्थ की वजारत का इनके पास कोई काम नहीं है, एजुकेशन की वजारत का इनके पास कोई काम नहीं, ये सूबों को मुंतकिल हो चुकी है, आप क्यों पैसा जाया कर रहे हैं? So you're saying ये वजारतें होनी चाहिए, नहीं एक सेंट्रल फिगर तो होनी चाहिए, ये गैर जरूरी है। देखें, वफाक के पास डिफेंस है, वफाक के पास आपका बजट है, वफाक के पास बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जो एक नेशनल लेवल के ऊपर आते हैं। अगर आपके सूबे मजबूत होंगे तो आपका वफाक भी मजबूत होगा। फिर आप अपनी नाअहली जो है ना वो सूबों के कंधों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? Okay, let me bring this to अंदलीप, क्योंकि वक्त कम है। अंदलीप, आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है कि मेरी बात नहीं सुनी सूबों ने। सो हो क्या रहा है? क्या पीटीआई ये महसूस कर रही है या प्राइम मिनिस्टर ये महसूस कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से उनके इख्तियारात वो नहीं हैं जो होने चाहिए? देखिए फरिया, मैं फिर एक असूलों की बात करूंगी। देखें, तरामीम जो होती हैं वो हर अमेंडमेंट में आती हैं। अगर ये 18वीं है तो इसका मतलब है 17 में कुछ ना कुछ चेंज तो करना था, तो 18वीं आएंगे, और 18वीं के बाद 19वीं या 20वीं या 21वीं या 22वीं जो आएगी वो देखते हैं हालात कैसे हैं, कौन सी बेहतरी है उसमें करने। दूसरा, जो भी एक्सट्रीम्स पे जाएंगे ना, बिल्कुल सेंटर में आप कर लेंगे, सारी कॉन्सेंट्रेशन कर लेंगे पावर ऑफ अथॉरिटी, या आप सारी सूबों में कर देंगे, दोनों आर इक्वली बैड। बहुत से ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जिसपे सूबे भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज है, ये सूबों में नहीं होना चाहिए, ये तो सारी दुनिया के अंदर फेडरल में होता है। तो उसको रिव्यू करना, रिवाइज करना, इसी में बेहतरी होती है कि इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सामने रखे कि भाई हम सूबों में सारा ट्रांसफर कर देते हैं ताकि फेडरल अगर हमें नहीं मिलना, क्योंकि हम पंजाब में नहीं है, तो हम सारा कुछ सूबों में रख के उसी के ऊपर चलते जाएं। देखें, इस वक्त तकरीबन पीटीआई इज द ओनली पार्टी जिसने वोट लिया, पंजाब में भी लिया, सिंध में लिया, कराची में लिया और खैबर पख्तूनख्वा में लिया है। और आप ये भी देखें, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर एक बेसिक सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फाटा को हमने डेवलप करना है। आप सबने साइन किया हुआ है और आप सबने वादा किया हुआ है कि जब फाटा का डेवलपमेंट आएगी 150 अरब रुपए की, वहां सबसे पहले हमने दहशतगर्दी और डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, तो आप अपने पैसे दें। अब सूबे जो है वो कह रहे हैं हम पैसे नहीं देंगे, अभी के उन्होंने साइन किया हुआ है। तो इस किस्म की जो है डिस्क्रेपेंसीज हैं, तरामीम आर ऑलवेज देयर, ये कभी भी नहीं होगा कि 18वीं सो रिव्यू की गुंजाइश है। वक्त क्योंकि खत्म हो गया लेडीज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस। लेकिन 18th अमेंडमेंट कीप्स कमिंग बैक, इवन फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू में, जिसमें और बहुत सारी बातें थी बहस करने के लिए। ये एक इशू है जो कि लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ज़ेर बहस ज़रूर रहेगा। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।